नमस्कार दोस्तों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और मेरा जो रेगुलर एपिसोड है भारतीयता का शंखनाद। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत में झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है और भारत में विभिन्न क्षेत्र में विकास से संबंधित आंकड़े हाल ही में जारी किए गए हैं, जिन्हें देखने के पश्चात ध्यान में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब पटरी पर तेजी से दौड़ने लगे हैं और इस बात को पूरा विश्व मानता है, देख रहा है, रिकॉग्नाइज भी कर रहा है और ये हम सब के लिए एक खुशी की विषय है। ये एक पॉजिटिव बात है हमारा देश के लिए, भारत के लिए, ये भारत का विषय है। परंतु एक चीज आज दर्शकों मैं आप सबकी ध्यान में लेना चाहता हूं कि देश के सेकुलर मीडिया में भारत की आर्थिक क्षेत्र में लगातार बन रहे हैं नित्य नए रिकॉर्ड का जिक्र कहीं भी नहीं है कि कैसे भारत इकोनॉमी में स्ट्रेंथन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हर चीज ठीक हो रहा है। आप 2014 से पहले भारत की क्या स्थिति था, आज धीरे धीरे सब समाज की हर वर्ग के लोग इस चीज को महसूस करने लगे हैं कि सचमुच में कि भारत आज भारत की तरह आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने के लिए वो सही रास्ते में चल पड़ा है और इसमें हर भारतीय का ही रोल है। लेकिन ये बात के ठीक विपरीत आज देश में रोजगार की अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, गरीब अति गरीब श्रेणी में जा रहा है, मुद्रास्फीति की दर अधिक हो रही है, भूखमरी बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे कई विषयों पर नैरेटिव बनाने के लिए कुछ लोग, मतलब वो खान मार्कंड गैंग हो या सेकुलरिस्ट, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हो, ये उन लोगों के लगातार प्रयास जारी है और मैं कहूं कि वो भारत के खिलाफ अविरत काम कर रहे हैं, हमेशा से नेगेटिव बातों को फैला रहे हैं। मित्रों, एक चीज आप थोड़ा देखिए कि पश्चिमी देश एवं कई विदेशी संस्थान द्वारा भारत के विरुद्ध कंटिन्यूअस अलग अलग संस्थान के माध्यम से एक नेगेटिव नैरेटिव भारत के खिलाफ आर्थिक क्षेत्र में बार बार प्रयास हो रहा है। वो लोग लगातार लगे हुए हैं इसी काम में, कैसे भारत को बदनाम कर दिया जाए, क्योंकि आंकड़ा बताता है, हम नहीं बता रहे हैं आज ये बात आंकड़ा बताता है। आज गांव में, रास्ता में आम जनता को जब आप पूछेंगे कि आज की भारत कैसा है तो कहेगा, सर्वप्रथम वो आपको ये बताएगा कि आज हम अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे हैं। आज भारत में कोई दंगाई नहीं है। अभी अभी हमने राजस्थान गए थे, जयपुर में हमने आम जनता से बात किया है, हमने कनॉट प्लेस में दिल्ली में बात किया, गुजरात में अहमदाबाद में बात किया। हर जगह पे हम लोगों का रिएक्शन लेना प्रयास करते हैं बार कि सचमुच में लोगों की राय क्या है, उनको कैसे महसूस हो रहा है आज देश के बारे में। क्या ये हमारा जो भारत माता है, हमारा जो देश है, जो इंडियन नेशन है, क्या वो सही दिशा में जा रहा है? तो आपको खुशी होगी जान के। अधिकतर लोग स्वतः बोलते हैं कि आज हम अपने आप को वी फील प्राउड टू बी इंडियन। जो भारत की बाहर है वो भी कहते हैं कि हमारे पास भारत का, हम वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, या हम इंडियन पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अच्छा लगता है ये बात। भारत के विकास में मित्रों सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा स्थान आज हो चुका है भारत, क्योंकि देश के जितनी प्रकार की जो घरेलू उत्पादक था, आपको आश्चर्य होगा कि उसको 60%
बढ़ा हुआ है और ये अधिक हिस्सा सर्विस सेक्टर का ही रहता है एवं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का नया अवसर जो है, अपॉर्चुनिटी है, वो आज भारत में सर्विस सेक्टर में एक अहम स्थान लिया है। और इससे जुड़ी सर्विस PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अगर आप आंकड़ा देखेंगे, जुलाई 2023 के आंकड़ा आ गए हैं। S&P ग्लोबल का इंडियन सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI का स्तर जुलाई में 62.3 पर रहा है, जो कि पिछले 13 साल की उच्च स्तर है। इमेजिन करिए, 13 साल से ऊपर रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कितना गर्व की बात है, पॉजिटिव बात है। और इसी के जरिए भारत के सर्विस सेक्टर में हो रहे शानदार विकास का आज हमको महसूस हो रहा है, पता चल रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और सर्विस सेक्टर से निर्यात भी बहुत तेज गति से आज आगे बढ़ रहा है। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद अर्थात सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड ACPC ने यह उम्मीद जताई है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत से सेवाओं का निर्यात $400 अरब पर पहुंच सकता है। अब बताइए कितने खुशी की बात है कि नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत से सर्विस सेक्टर में निर्यात फाइनेंशियल ईयर 21-22 के $254 अरब से 42% अधिक अर्थात $323 अरब पर पहुंच गया है। ACPC के चेयरमैन ने खुद कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सर्विस सेक्टर से $300 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तव में ये $323 अरब का रहा है। अब टैक्स कलेक्शन के क्षेत्र में भी भारत नित नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। रोज जुलाई 2023 में GST कलेक्शन 11% की वृद्धि दर अर्जित करते हुए 1.65 लाख करोड़ रुपए हुआ है, जो कि 2022 में वो 1.49 लाख करोड़ रुपया एवं जून 2023 का महीना में 1.61 लाख करोड़ रुपया का रहा था। अब इसी प्रकार फाइनेंशियल 2022-23 से संबंधित आयकर रिटर्न जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसका दाखिल करने वाले नागरिकों की संख्या 31 जुलाई 2023 तक 6.77 करोड़ हो गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से संबंधित फाइल किए गए 5.83 करोड़ रिटर्न की तुलना में 16.1% अधिक है। और यह खुशी की बात है कि इसी वर्ष 53.67 लाख नागरिकों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है। अर्थात भारत में अब टैक्स जमा करने के संबंध में जागरूकता बढ़ी है और जो गरीब वर्ग अब मध्यम वर्ग की श्रेणी में आ रहे हैं। भारत में जुलाई महीना में 2023 में ऊर्जा का उपभोग 8.4% बढ़कर 13,900 करोड़ यूनिट्स के स्तर को पार कर गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी से पता चलता है हम हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर को हो, सर्विस सेक्टर में हम कितना आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं कि ये ना ये हम कल आप हमको ये नहीं कहेंगे हम भी नैरेटिव बना रहे। नो, नैरेटिव वो लोग बना रहे भारत के खिलाफ, जो रियलिटी है वो आंकड़ा के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। मित्रों, यही नहीं, पिछले 9 वर्षों में विदेश नीति, व्यापार नीति और
संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था में जो बदलाव लोग देख रहे हैं और जो नए व्यवस्थाएं बन रही है वो असाधारण है। दैट इज समथिंग टू चीयर, टू सेलिब्रेट। भारत पिछले 9 वर्षों में न केवल घरेलू मोर्चे पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी बड़ी प्रगति कर रहा है। आज भारत का कद अद्वितीय तरीके से बढ़ गया है। विश्व बैंक और IMF की जैसे जो वैश्विक संस्थान के कई सर्वेक्षण भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान दे रहा है। पहले तो IMF हो या अलग अलग जितने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो तो भारत को ध्यान में भी नहीं, उसको ध्यान में ही नहीं ले रहे थे। लेकिन आज वही ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, आज वही IMF आज भारत की तरफ देखने लगे हैं। ये आंकड़ा बता रहा है। और तो और मित्रों, जब अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोप और जापान जैसा कई दुनिया के बड़े हिस्से में जो विकास दर 1% के आसपास देखी जा रही है, भारत के लिए वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित वृद्धि लगभग 6.5% है। और भारत में आर्थिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह इसी बात से भी सिद्ध होता है कि आज भारत में बैंकों द्वारा दिए जा रहे हैं ऋणों में जबरदस्त उछाल को दर्ज किया गया है। आप देखिए, जून 2023 माह में बैंकों की गिरे खाद्यान्न ऋणों यानी नॉन फूड ग्रेन्स लोन में 16.3% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि मई 2023 माह में 15.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में 20%, सर्विस सेक्टर में और 27% इंडस्ट्री सेक्टर में 8.1% वृद्धि दर्ज हुई है। और साथ ही जून 2023 में भारत के 8 मूलभूत क्षेत्रों में यानी 8 कोर सेक्टर जो है, 8 कोर सेक्टर्स द्वारा 8.2% की वृद्धि अर्जित की गई है। स्टील उद्योग, जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील सेक्टर ने तो 21.9% की वृद्धि दर अर्जित की है। और वहीं कोयला एवं सीमेंट क्षेत्र में भी वृद्धि दर का आंकड़ा 2.5 से भी अधिक हो रहा है। 8 से 7 सेक्टर में वृद्धि दर अच्छी हो गई है। भारत आज स्टील प्रोडक्शन के क्षेत्र में जापान को पीछे छोड़ते हुए आज वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन करने वाला देश बन गया है। यही अचीवमेंट है और यही डेवलपमेंट है। और ये इसीलिए हुई है कि इसके लिए सरकार ने जो प्रोएक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया, इंपोर्ट पॉलिसी लाया, एक्सपोर्ट पॉलिसी लाया, ये सब उसी का रिजल्ट से हुआ है। यूं नहीं हो गया है मित्रों। 2009 में यह हालत हो गई थी 9 से 14 कि सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। इकोनॉमिक सेक्टर में तो ऐसा लग रहा था हम डूब जाएंगे। आज आप पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, आज डेवलप्ड कंट्रीज को देखिए, वो लोग जब मुरझा रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में, आज भारत सर उठा के जी रहा है। यही विकास है। मित्रों, मैं स्टील क्षेत्र की बात कर रहा था आपको कि भारत द्वारा स्टील के क्षेत्र में इंपोर्ट को कम करके 34,800 करोड़ रुपए बचाए गए हैं, क्योंकि भारत में लगभग 6 करोड़ टन क्रूड स्टील की क्षमता को जोड़ा गया। भारत के स्टील प्रोडक्शन की क्षमता 2014-15 में 109.85 मीट्रिक टन थी, जो कि वर्ष 2022-23 में बढ़कर 160.30 मीट्रिक टन हो गई है। और इसी प्रकार अब स्टील का कुल उत्पादन, जो प्रोडक्शन है स्टील का, वो 88.98 मीट्रिक टन से बढ़कर 126.66 मीट्रिक टन हो गया है। बात यही नहीं रहा है मित्रों,
डिजिटल कनेक्टिविटी में भी भारत आज बहुत आगे बढ़ रहा है एंड पिछले 10 महीनों में 3 लाख से अधिक 5G साइटों की सफल स्थापना हमारी तकनीकी यात्रा में एक हिस्टोरिक अचीवमेंट के रूप में देखा जाता है। हिस्टोरिक अचीवमेंट इन डिजिटल कनेक्टिविटी 5G. How many people are using 5G technology and why they are using? That is the symbol of development. विकास की मानदंड है। किंतु भारत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्राप्ति की जा रही है विभिन्न उपलब्धियों की दरकिनार करते हुए भारत के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही है। नेगेटिव नैरेटिव्स, मनगढ़ा कहानी जिसको बोलते हैं वही किया जा रहा है। जैसे भारतीय कुछ नए करे तो उसे जुगाड़ कहा जाता है और चीन यदि कुछ नया करे तो रिवर्स इंजीनियरिंग। पश्चिम का प्रत्येक कदम वैज्ञानिक है, परंतु भारतीय आयुर्वेद को हर बात सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। अब बताइए, जो ट्रेडिशनल विजडम हमारे पास था आयुर्वेद में, हम जहाँ पहुँचे हैं, उपलब्ध किए हैं, चाहे वो कोरोना के समय में हमारे जो ये हमने निकाला है, पूरे देश को हमने विश्व को दिखा दिया, हमने अपने आप को प्रूफ किया। लेकिन नैरेटिव क्या होता है भारत के खिलाफ, और पश्चिमी और यूरोपियन कंट्रीज के लिए, उनके लिए पॉजिटिव नैरेटिव होती है, भारत के लिए नेगेटिव नैरेटिव बनाया जाता है। पश्चिम का अधूरा अध्ययन भी साइंस की श्रेणी में है, परंतु भारत के कई प्राचीन वैज्ञानिक तथ्य भी रूढ़िवादी माने जाते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, ये बात आप सबको पता है, ये आज से नहीं है, 50 साल से कर रहे हो। और पश्चिम विचारधारा में व्यक्ति की भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल तकनीक के बारे में ही विचार किया जाता है। ये बात जब हम बोलते थे, कहते ये अंधविश्वास है। आज उसी बात को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है। और मित्रों, इसीलिए पश्चिमी देशों द्वारा भारत के विरुद्ध जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, जिसको आज हम फॉल्स नैरेटिव के नाते जानते हैं, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए उदय इंडिया बार बार कहता है, हम यूं नहीं कहते कि हम भारतीयता का संकनाद करते हैं, हम इसीलिए कहते हैं जो भारत के खिलाफ नैरेटिव्स क्रिएट किया जा रहा है, आज की नया जनरेशन जो कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है, सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, हर बात को प्रूफ करने के लिए वो टेक्निक की यूज करता है। उसी टेक्निक को यूज करके फॉल्स नैरेटिव बनाने वालों को एक्सपोज करना चाहिए। ये हर भारतीय का कर्तव्य है। इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी of each and every citizen of this country. Then only India can be a Vishwa Guru, India can be a developed nation, and I can say nobody in the earth can stop us to grow. और इसी के लिए मैं फिर से कह रहा हूं आपको, प्रत्येक नैरेटिव को अलग अलग रखकर भिन्न भिन्न तरीके से हमको बताना पड़ेगा। इस विषय में यह नैरेटिव है, बी केयरफुल, वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। जैसे किसी विज्ञापन में भारतीय परंपराओं का पालन करने वाली महिला यदि बिंदी नहीं लगाएगी तो उस उत्पादकों को नहीं खरीदेंगे। यदि किसी फिल्म में भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म का मजाक उड़ाया जाता है तो उस फिल्म का भारतीय समाज बहिष्कार करेगा। पीछे किया ना, पहले बहुत हो रहा था, लेकिन आज हम सजग हुए हैं और वो जागरूकता बढ़ना चाहिए। जैसे भारतीय त्योहार के विरुद्ध किए जा रहे हैं प्रचार, जैसे कि दिवाली पर पटाखा जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, होली पर पानी की बर्बादी होती है, शिवरात्रि पर दूध बहाया जाता है। ऐसे कई बातें हमारा संस्कृति के विरुद्ध भी किया जाता है, उसको हम विरोध करना चाहिए। अभी मैं इसके साथ जोड़ूंगा नहीं, ये जितने
चाहे शिव जी के ऊपर दूध डालना हो या हमारा जितना फेस्टिवल्स है और जितने तौर तरीका ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं, उन सबके साथ साइंस जुड़े हैं। अब जाके ये मान रहे हैं। अब हम उनको क्यों बताएं, हम ये क्यों, हमारा पूर्वजों ने ये बात कब से, अरे हमने वृक्ष को देवता के नाते, हम पता नहीं हमारे कितने जमाने से पूजा कर रहे हैं वृक्ष को देवता। आज आपको तकलीफ हुई, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आई तो अब आप उसकी चिंता किया, हम तो जमानत से करते आ रहे हैं। और ये हमें समझाना होगा कि भारतीय परंपराओं आदि अनादि काल से चली आ रही है, वो वैज्ञानिक है। और ये संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम ऐसा सिद्धांत को विश्वास करती आ रही है, करता रहेगा। आप कितने सालों से, कितने डिकेड से हमें तोड़ने की प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन आप असफल है, हम सफल है। क्यों? हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। हम कहते हैं इस मिट्टी में रहने वाले हर व्यक्ति को हम एक मानते हैं, अलग अलग तरीका अपनाते हैं, लेकिन हम सबको भारतीय मानते हैं। हम अलग अलग करके नहीं देखते हैं। हम सबको, जो सनातन धर्म है वो सबको लेके चलता है, सबको सम्मान दे के चलता है, और किसी के ऊपर हम अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जो हमें अटैक करे हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा हर भारतीय का प्रयास होना चाहिए, और यही हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है। अतः पूरे विश्व में यदि शांति स्थापित करना है तो भारतीय संस्कृति पर आधारित दर्शन जो फिलोसफी के नाम जानता है, उसी में वही मददगार होगा। इंडियन फिलोसफी ही हमको बचाएगा, पूरा विश्व को बचाएगा। अगर कोई पूरा विश्व को भलाई चाहता है तो उसको इंडियन फिलोसफी और भारतीय संस्कृति या भारतीय दर्शन, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और टाइम आ चुका है, नेगेटिव नैरेटिव बंद कर लीजिए। जो सिद्धांत भारत की है, जैसे मैंने कहा कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, इसी संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप भी आगे बढ़िए, भारत के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव बनाना छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका असर, इसका बहुत महंगा पड़ेगा, आपको बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी। उसके लिए भारत की नागरिक, भारत की यंग जनरेशन आज जागरूक हो चुका है। आज के लिए इतना मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि जो भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, मैं आपके सामने ये विषय रखा, और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा विषय पे अगर आपकी कुछ सजेशंस है, मैं तहे दिल आपको सजेशंस को हमेशा से मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। आगे आने वाला सब्जेक्ट में उसको मैं स्थान दूंगा। आपका फीडबैक हमारे लिए सबसे कीमती है। मैं फिर से आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए, अपने परिवार में सबको सजेशन दीजिए उदय इंडिया को सब्सक्राइब करने के लिए। और उदय इंडिया की जो अलग अलग एनालिसिस है, डिबेट है, चाहे स्पिरिचुअलिज्म है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, डिफेंस है, हम अलग अलग विषयों पे हम अलग अलग बातें रखते हैं। एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, कई बातें हम करते हैं। ये सारा बातों के ऊपर अपडेट रहने के लिए आप उदय इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आज के लिए इतना, आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे से रहिए। भारत माता की जय।